हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो है हमारा आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये जो है नवंबर का आएगा ये, और इसमें 10 आर्टिकल है और 10 के 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके अलावा देखिए इसमें वन बाय वन पढ़ते जाते हैं हम इसे। तो पहला जो आर्टिकल है वो क्या है, जो हाल ही में इंडिया है उसने आरसीईपी से एग्जिट कर लिया। ठीक है, आरसीईपी क्या है? रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या फिर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। ठीक है, ये जो है 16 देशों का एक समूह था। मतलब अभी ये 15 देशों का है भारत के बाहर जाने की वजह से। तो 16 में से हमारे 10 जो थे आसियान देश थे और 6 हमारे अदर्स कंट्री थी। ठीक है, इनका जो है आपको निमोनिक्स गूगल पे मिल जाएगा, उसको लिख के नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे कि 2020 में भी आपका क्वेश्चन आया था। 4 देश दे दिए थे और इनमें पूछा था कि G20 का कौन सा इसमें से नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख लीजिएगा इसके जो वो है निमोनिक्स वगैरह। तो जो 6 अदर कंट्री है वो कौन सी? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अब ये जो है 15 देशों का समूह हो गया है, जिनके बीच क्या होता है? एफटीए, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब मान लीजिए दो देश है, आपस में वो आयात निर्यात जो भी करते हैं ना, उस पर जो प्रशुल्क लगता है, जो टैरिफ लगता है, उसको फ्री कर देते हैं, हटा देते हैं ना। तो एक देश दूसरे को देता है, दूसरा पहले को देता है, तो दोनों में फ्री होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मुक्त व्यापार समझौता। भारत ने इससे करंटली एग्जिट कर दिया है। तो इसकी कुछ समस्याएं जो देखेंगे अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या है। उसके अलावा अगर आरसीईपी की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समूह है, जिसमें 2.2 बिलियन से अधिक लोग हैं। ठीक है, अगर भारत इसमें होता तो 3 से 4 बिलियन लोग इसमें हो जाते हैं। ठीक है, अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये प्रतिनिधित्व करता है 30% भाग का। ठीक है, तो उसके अलावा इसको फर्स्ट टाइम जो प्रस्तावित किया गया वो कब किया गया था? जो 2011 में आसियान देशों का समूह हुआ था ना, जो शिखर सम्मेलन हुआ था, जो आसियान देशों का समूह हुआ था। ठीक है, 19वां शिखर सम्मेलन, उसके अंदर इसको फर्स्ट टाइम प्रस्तावित किया गया था आरसीईपी को। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो आरसीईपी के कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिन्होंने भारत ने महत्वपूर्ण मुद्दों को बताया, पर आरसीईपी ने उन्हें सॉल्व नहीं किया, मतलब सुलझाया नहीं, जिसकी वजह से जो है भारत इससे बाहर हो गया। पर आरसीईपी का कहना क्या है कि भारत के लिए ये विकल्प हमेशा खुला रहेगा। मतलब भारत का इतना बड़ा मार्केट है, तो इतनी इजीली उसे एग्जिट तो नहीं दे सकते। तो आरसीईपी जो मेंबर्स है ग्रुप के, उन्होंने कहा कि भारत कभी भी इसमें आ सकता है, क्योंकि यहाँ से कोई बेनिफिट हो रहा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जो भारत जिनकी वजह से जो है एग्जिट कर गया है, उन मुद्दों की बात करें वन बाय वन, तो उसमें सबसे पहला मुद्दा क्या है? जो आरसीईपी है उसके सदस्यों के साथ जो है व्यापार असंतुलन हुआ है। मतलब जो आयात और निर्यात होता है, ठीक है, उसमें अगर सेम होते दोनों, मतलब हमने 100 रुपये का सामान बेचा और 100 रुपये का ही खरीदा, तो वो होता है हमारा व्यापार असंतुलन, सॉरी। ठीक है, तो व्यापार असंतुलन का मतलब होता है ये इम्बैलेंस हो जाए। मतलब हम 100 का बेचे, हमें 100 का वापस ना मिले, 50 का मिले, या फिर उसका उल्टा। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो व्यापार घाटा जो भारत को हो रहा था, व्यापार घाटा क्या होगा? जो हम आयात कर रहे हैं वो ज़्यादा हो रहा है और जो निर्यात कर रहे हैं ना हम, वो कम हो रहा है, तो उससे हमें व्यापार घाटा होता है। और अगर इसका उल्टा हो जाता है तो व्यापार में फ़ायदा होता है। ठीक है, व्यापार सरप्लस हो जाता है जो व्यापार में होता है। ठीक है, तो अगर भारत की बात करें तो 2013 से 14 में बीजेपी सरकार थी, उससे पहले की अगर बात करें तो ये $54 बिलियन था घाटा, हमारा व्यापार घाटा, जो कि 2018 से 19 में बढ़कर कितना हो गया? $105 बिलियन। ठीक है, ये बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ है। ठीक है, तो उसके अलावा जो ये है, चीन से अगर हम बात करें तो हमारा जो व्यापार घाटा है ना, सिर्फ चीन से $53 बिलियन है इस $105 बिलियन में से। ठीक है, अगर दूसरे मुद्दे की बात करें तो भू राजनीतिक विचार। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, अगर आप आरसीईपी में होते हैं तो आपको जो भी देश इसमें होंगे उसमें एमएफएन का दर्जा देना होता है। ठीक है, मतलब फेवर्ड नेशन का। इसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री को स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, मतलब जो टैरिफ होते हैं उनमें कमी देती है। ठीक है, तो उसकी साथ भी भारत ये नहीं चाहता था कि जिससे उसका सीमा विवाद हो, जैसे कि चाइना, वो उसको एमएफएन का दर्जा दे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? सुरक्षा संबंधी विचार। सबको ही पता है कि जो चीन है वो अगर कोई देश उस सेफ्टी वगैरह करता है तो वो इतनी ज़्यादा मात्रा में माल अपना डंप कर देता है उस देश में कि उस देश की खुद की जो वो घरेलू व्यापार वगैरह वो बंद हो जाते हैं ना। तो उससे क्या होता है, जो चाइना का एक तो आर्थिक प्रभुत्व हो जाता है उस देश पे। ठीक है, और राजनीतिक प्रेशर भी उसके ऊपर, है ना। तो इससे जो उस देश की जो कंडीशन है ना वो और अधिक सुभेद्य हो जाती है। सुभेद्य मतलब वल्नरेबल, अति संवेदनशील हो जाती है। ठीक है, तो इसके साथ ही जो दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के सुरक्षा हितों को भी प्रभावित कर सकता था। ठीक है, तीसरा पॉइंट है
जो घरेलू उद्योग है उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा का अभाव, क्योंकि जैसे चाइना वगैरह कंट्री है, उनसे हम अगर सस्ता माल खरीदते हैं तो जो हमारे घरेलू उद्योग है, अगर ये मान लो चाइना हमें 5 रुपये में कोई चीज़ दे रहा है, ये 10 रुपये में दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो ग्राहक होगा, उपभोक्ता होगा, वो यही चीज़ें खरीदेगा, है ना। तो इनसे ये क्या होंगे, जो घरेलू उद्योग होंगे वो हतोत्साहित होंगे, है ना। तो और उसके अलावा उत्पत्ति के नियम, रूल ऑफ ओरिजिन, मतलब कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे बना है, ये भी तो पता होना चाहिए। तभी तो जैसे कि चाइना ने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और वो डायरेक्ट अगर इंडिया में दे रहा है, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, हम उस पर टैरिफ बढ़ाना शुरू कर देंगे कि इस लिमिट तक आपको माल देना, उसके बाद आप पे टैरिफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, बीच में किसी और देश को ले लेगा, है ना, जैसे कि मान लीजिए म्यांमार या किसी को भी ले लेगा, और वहाँ से फिर वो यहाँ पे आने लग जाएगा माल, है ना, क्योंकि इससे हमने इतना ट्रेड नहीं हुआ, तो हम इस पर अभी टैरिफ जो होगा वो बढ़ा नहीं सकते, जो प्रशुल्क होगा। तो इससे भारत ने कहा कि जो उत्पत्ति का नियम होता है ना, कि कहाँ पे वो बना, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, हर प्रोडक्ट पे उसके वो लेबल होना चाहिए कि ये कौन से देश में बना है, ठीक है। इसके अलावा जो भारत है, उन्होंने कहा कि एक ऑटो सक्रिय तंत्र की भी स्थापना होनी चाहिए, मतलब जैसे कि जो ज़्यादा माल किसी भी देश में अगर डंप कर रहा है, तो वहाँ पे एक ऑटो सक्रिय तंत्र होना चाहिए कि इससे ज़्यादा आप माल नहीं डाल सकते, और डालेंगे तो फिर प्रशुल्क उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये भी माना नहीं गया RCEP द्वारा, मेंबर द्वारा उसके, ठीक है। उसके अलावा मजबूत सुरक्षा उपायों की कमी थी, और जो उत्पत्ति का नियम था उसका उल्लंघन हो रहा था। उससे उत्पादकों जो मार्ग बदलकर जो कम प्रशुल्क वाले देश है उनमें भारत में भेजे जाने से भारतीय बाजारों में विदेश उत्पादों की डंपिंग को बढ़ावा मिलता गया, ठीक है। इससे घरेलू उद्योगों पर भी प्रभाव होगा, है ना, जो कि बताया भी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सेवा का घटक, ठीक है, मतलब जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो उसके बाद संसाधनों की कमी है ना, पर हमारे पास सर्विस सेक्टर हमारा बहुत अच्छा है। तो जो दूसरे देश हैं वो इसके लिए अनिच्छुक बने हुए हैं, क्योंकि हम इसी को एक सर्विस सेक्टर को एक तरह से मार्केट बनाना चाहते हैं, नए बाजार के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, पर दूसरे देशों ने इसको अनिच्छुक बने हुए हैं और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए, ये जो डाटा है जैसे कि ये दे रखा है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप मेंस की बात करें, उसमें अगर इस टाइप का आप डाटा देंगे कि हमारा आसियान के साथ क्या व्यापार घाटा है, चाइना के साथ कितना है ना, तो इससे काफ़ी इंप्रेसिव आपका आंसर लगेगा, ठीक है। और उसके अलावा देखिए आगे क्या कहा गया। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जो स्थानीय उद्योग होंगे उन पर इसका प्रभाव क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव इफेक्ट ही होगा। जितने भी ये सारे उद्योग हैं इस टाइप के, जो हमारे घरेलू उद्योग हैं, उन पर क्या होगा, जो RCEP मेंबर होंगे, RCEP, वो सस्ता माल डाल जाएंगे, तो इनके ऊपर इनका माल कोई खरीदेगा नहीं, तो ये इनको इनसे नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में चले जाएंगे, है ना। और सस्ती वस्तुओं का प्रभुत्व इन पर हावी हो जाएगा, जिससे जो हमारे घरेलू उद्योग होंगे वो निरुत्साहित हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है, भारत के व्यापार संतुलन पर पहले ही जो FTA है उसका प्रभाव आशाजनक नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर हमें जैसे कि हमें वो FTA में अगर पार्टिसिपेट करना है, तो हमारे जो आयात शुल्क हो ना, उसमें उल्लेखनीय रूप से कटौती करने की आवश्यकता हुई है, क्योंकि जो और देश हैं उन्होंने पहले ही अपना आयात शुल्क क्या रखा है, कम कर रखा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे कि हमारा आयात शुल्क ज़्यादा है, तो जो हमारे जो नॉन FTA मेंबर है, जिनसे हमारा FTA संबंध नहीं हो रखा, तो वो क्या होंगे, दूसरे जो जिनका जिनका जो आयात शुल्क है वो कम होगा, उसकी तरफ आकर्षित होंगे, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भारत में जो ये नॉन FTA मेंबर है ये भी नहीं आएंगे, है ना, जिससे क्या हो रहा है, व्यापार का विथन हो रहा है, विथन मतलब डाइवर्ट हो रहा है उन देशों की तरफ जिनका आयात शुल्क कम है, ठीक है। तो इससे इसकी वजह से क्या हुआ है कि भारत के निर्यात में कदाचित ही कभी वृद्धि हुई हो, मतलब निर्यात हमारा इतना नहीं बढ़ा इसकी वजह से, ठीक है। इसके अलावा जो नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार जो हमारा जो भी ये मेंबर्स है ना, RCEP के मेंबर, इसमें जो निर्यात हो रहा है हमारा, उसके अलावा उसके जो दूसरे देशों से उसके उनको छोड़ के अगर दूसरे देशों से हमारा निर्यात देखा जाए, तो वो बेहतर नहीं है। इन द सेंस, मतलब इसमें कहा गया है कि जो दूसरे देशों में हम माल भेजते हैं ना, वो हमारा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे RCEP के मेंबर देश हैं, ठीक है। इनमें हमारा निर्यात क्या है, कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सामान्यतः निर्यात की तुलना में आयात को अधिक बढ़ावा मिल रहा है, हमारे देश में आयात ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसी कारण से जो दक्षिण कोरिया, जापान, अब आसियान जो मेंबर है, जैसे भागीदारों के साथ उच्च व्यापार घाटे की स्थिति उत्पन्न हो रखी है, ठीक है। हमने जो पिछले पेज पे जो टेबल देखी थी उसमें बताया गया कि कितना हमें लॉस हो रहा है दूसरे देशों से। अन्य कारणों में अगर समित बात करें, तो हमारी मार्केट रीच, मतलब जो बाजार पहुंच है वो भी बहुत कम है। गैर प्रशुल्क बाधाओं पर विश्वसनीय आश्वासनों का अभाव है। वस्तुओं के संबंध में प्रशुल्क संरचना पर चीन के साथ मतभेद है। भारत के पहले से ही आसियान, कोरिया, जापान, इनके साथ द्विपक्षीय FTA हो रखे हैं साइन, है ना।
और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ बात चल रही है। तो मतलब इन 16 देशों में से हमारे 10 देश जो आगे आने नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे उनके साथ हमारा रिलेशन है ही, और 6 में से भी हमने 5 देशों के साथ, मतलब 6 में से एक तो हमारा ही हो गया, तो बचे हुए जो 4 देश हैं उनके साथ भी हम द्विपक्षीय जो संबंध है वो बढ़ा रहे हैं, है ना। तो सिर्फ चाइना ऐसा देश है जिससे हम कोई भी निर्यात या आयात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे जो पहले उससे जो व्यापार घाटा है वो बहुत ज़्यादा हो रखा है, ठीक है। उससे ऑलमोस्ट 64 पॉइंट समथिंग परसेंट हम उससे जो है निर्यात करते हैं, और 16 पॉइंट कुछ समथिंग सॉरी उससे आयात करते हैं इतना, और उसमें निर्यात 16 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर का करते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारा निर्यात उससे बहुत ज़्यादा पहले ही नेगेटिव में चल रहा है। इसके अलावा ई कॉमर्स खंड में कुछ ऐसे उपबंध हैं जो भारत में डेटा स्थानीयकरण मानदंडों को प्रभावित करते हैं। मतलब जैसे कि ई कॉमर्स, जैसे कि आपके जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इस टाइप के जो भी हमारी एप्लीकेशंस हैं उससे जो डाटा स्थानीयकरण है, जो हमारे स्थानीयकरण मतलब जो भी भारत के जो लोग हैं ना उनका डाटा जैसे एक जगह रखा जाता है तो उसको डाटा स्थानीयकरण कहते हैं। तो उसके जो मानदंड है ना उन पर भी प्रभाव हो रहा है, मतलब उनके डाटा चोरी होने का खतरा हो जाता है इससे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम भारत के जो आरसीईपी में नहीं संभावित होने के निहितार्थ देखें तो सबसे पहले इससे जो हमारी संरक्षणवादी छवि है वो सामने आ रही है, ठीक है। मतलब हमारा क्या है कि हम खुद का अपना माल प्रोड्यूस करेंगे और खुद का ही हम अपने देश में खपत कर लेंगे, है ना। इससे हमारी जो नेगेटिव छवि मतलब संरक्षणवादी छवि उभर कर आ रही है, ठीक है। पर हम चाहते क्या है, हमारा जो आत्मनिर्भर जैसे भारत अभियान है, इस टाइप के जितने भी वो हैं हमारे घरेलू उद्योग है उनको मतलब प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ठीक है। तो लेकिन उठाए गए इन कदमों के साथ साथ संशोधित सार्वजनिक खरीद आदेश जो स्थानीय सामग्री को प्राथमिक देते हैं आदि व्यापार नीति के संदर्भ में भारत के संरक्षणवादी रुख को संदर्भित करते हैं। उसके अलावा भारत के निर्यात क्षेत्र पर प्रभाव, मतलब जैसे कि आरसीईपी की बात करें तो इसका काम क्या है, जो एशियाई आपूर्ति श्रृंखला उसको सुदृढ़ करना, निवेश बढ़ाना, वैश्विक बाजारों में सदस्य देशों की प्रति जो कंपटीशन है उनको बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धात्मक जो वो है उसको बढ़ावा देना। लेकिन इससे अलगाव से क्या होगा, जो संभावित जो निवेश हम सोचते हैं, संभावना करते हैं कि हमारा निवेश इन फ्यूचर बढ़ जाएगा, उसमें निवेश की हानि होगी, और जो कंपटीशन होगा उसमें भी कमी प्रस्तुत होगी। इसका रिजल्ट क्या होगा, निर्यात और समृद्धि के संदर्भ में भारत के प्रदेश को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट, जो कोविड-19 है उसके पश्चात विश्व में बेहतर स्थिति सुनिश्चित करने के जो अवसर है उसको भी क्षति पहुंच सकती है, ठीक है। मतलब जो इन फ्यूचर जो इससे हमारी जो हम निर्यात को अपने बढ़ा सकते हैं कोविड-19 के पश्चात, उसमें भी हमारी क्षति पहुंचेगी। तो आरसीईपी से उम्मीद की जा रही थी कि यह सदस्य देशों की को क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंच प्रदान कर महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक तबाही से उभरने में सहायता करेगा। तो इसका अब हमें बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि ये बाहर हो चुका है भारत तो। उसके अलावा आरसीईपी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव, ठीक है। जितने भी देश हैं उनसे जो हमारे द्विपक्षीय जो संबंध थे उन पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। हालांकि हमने सबसे अलग अलग करके अपने जो संबंध है उनको बनाया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल में जैसे हम देखेंगे जो आसियान कंट्री उनको 1 बिलियन डॉलर का जो है मतलब इंडिया ने पैसा दिया है, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक हो सके इन देशों के और इंडिया के बीच में, ठीक है। और बाकी सब देशों से हम कर ही रहे हैं द्विपक्षीय जो वार्ता है, तो इससे जो है बाधित हो सकती है, क्योंकि वे इस देश समूह के भीतर व्यापार को बढ़ावा देने की और अधिक केंद्रित होंगे। इसके अतिरिक्त यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने समन्वित प्रयासों के संदर्भ में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा उपभोक्ताओं को भी नुकसान होगा। कुछ जैसे उत्पाद भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अधिक महंगे हो सकते हैं, है ना, क्योंकि जो प्रोडक्ट चाइना हमें सस्ते में दे रहा था वो अब हमें यहाँ के जो बने हुए यहीं के मैन्युफैक्चर वही खरीदने होंगे, तो वो क्या होंगे, महंगे होंगे। विशेष रूप से वैश्विक व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला के लिए कोविड-19 महामारी के कारण अभूतपूर्व चुनौतियाँ जो उत्पन्न हुई है, ठीक है। अगर आगे की राह की बात करें तो हमें जो है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव देखने होंगे, ठीक है। जो आरसीईपी है कि हमें कितना बेनिफिट हो रहा है और कितना इसका लॉस होगा, ठीक है। तो हस्ताक्षर करने के लाभ लाभ और लागतों पर विचार करना होगा। उसके अलावा भारत के जो निर्यात क्षेत्र है उसको वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना होगा, ठीक है। अवसंरचना में निवेश के माध्यम से व्यापार लागत को कम करना और व्यापार परिवेश में सुरक्षा करना भारत की निर्यात संभावना को बेहतर बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके अलावा द्विपक्षीय एफटीए वो करने होंगे, इन पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जहाँ व्यापार पूरकता और वरीयता मार्जिन उच्च है, अर्थात जिनके साथ भारत का व्यापार संतुलन हमारा जिसके साथ ठीक है उसके साथ हमें
द्विपक्षीय एफटीए करने होंगे, जैसे कि यूरोपीय संघ हो गया, ईयू है जो, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, और यूएसए है, ठीक है। यूएसए के साथ हमारा व्यापार काफ़ी अच्छा है। अब आप देखेंगे तो इसमें 48 बिलियन डॉलर का हम समथिंग जो है उसमें निर्यात करते हैं, और वहाँ से आयात कुछ है 10 से 20 के बीच में करते हैं वहाँ से, ठीक है, देख लीजिएगा। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है जो 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है। सभी आभासी हो रहे हैं क्योंकि पैंडेमिक का, महामारी का टाइम है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो हाल ही में भारत ने क्या किया है, जो हमारे आसियान देश हैं उनके लिए क्या दिया हमने, जो $1 बिलियन का, हमने $1 मिलियन का अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, ठीक है। जो हमारी कनेक्टिविटी है ना, संपर्क कनेक्टिविटी, उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ऐसा हमने किया क्यों है, जो हमारी उपलब्धियां, जो पहले की हमारी प्लान ऑफ एक्शन है ना, POA वर्ष 2010 से 15 का और 2016 से 20 का, इनकी उपलब्धियों को देखते हुए हमने ऐसा किया है, और आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन को मार्गदर्शन दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो दोनों देशों के बीच है वो इन नई कार्य योजना, भावी रणनीति और विभिन्न क्षेत्रों में संभावित भागीदारी को स्पष्ट करती है। तो इनकी भागीदारी किस किस क्षेत्र में है, राजनीतिक सहयोग, समुद्री सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद का मुकाबला, व्यापार एवं निवेश, परिवहन, कृषि, वानिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, पर्यटन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, नवाचार जो इनोवेशन होते हैं, जलवायु परिवर्तन आदि इसमें शामिल है, ठीक है। ऐसा इन्होंने जो दिया है वो कनेक्टिविटी को इन दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जो ऐसा इन्होंने जो $1 बिलियन का वो दिया ना, पैसा दिया, वो लाइन ऑफ क्रेडिट पे दिया। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक तरह का फ्लेक्सिबल लोन होता है, मतलब उसके साथ आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा कि इतने सालों में आप इसको वापस देंगे, ठीक है। तो इसका जनरली अगर देशों में दिया जाता तो 40-50 साल, कितने मतलब बड़ा टाइम दिया जाता है ना। उसके अलावा जो इन देशों के बीच क्या है, FTA भी है, ठीक है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इनके बीच में, मतलब इसको चलाए जाने पे अभी बात चल रही है, मतलब चर्चाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं, ठीक है। भारत सिर्फ चाइना को छोड़ के सबके साथ करने के लिए तैयार है। इसके अलावा अगर हम आसियान की बात करें तो इसका जो वो आपने निमोनिक्स देखा होगा, ठीक है, ये आसियान जो हमारे मेंबर है, टीवी टीवी क्लिप ऑफ MBBS, ठीक है, MBBS। तो इसमें ऑफ तो साइलेंट रहता है, बी जो होता है बर्मा, जो कि म्यांमार की कैपिटल है, ठीक है, ये याद रखना होता है। बाकी सब जो इनके इनिशियल लेटर है ना, उससे ही होगा, ठीक है। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ठीक है, ये देख लेना, इसको याद कर लेना अच्छी तरह से, आसियान मेंबर। उसके अलावा जो आसियान मेंबर है वो उनका काम क्या होता है, अपने सदस्य और अन्य देशों के मध्य अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है, आर्थिक राजनीतिक सुरक्षा संबंधी, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक संस्कृति एकीकरण सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। अगर इसकी इनकी दोनों की बात करें, आसियान और भारत, तो इनकी चिंताएं क्या, सबसे पहले व्यापार घाटा, जो भारत का इनके साथ नेगेटिव में जा रहा है, मतलब ये हमारे देश में ज़्यादा आ रहा है, आयात करते हैं एज़ कम्पेयर टू हम इनमें निर्यात करें, ठीक है। तो भारत और जो आसियान उनके मध्य दो तरफा व्यापार अंतराल के तीव्र प्रसार के कारण आसियान की ओर झुका हुआ है। आसियान के साथ भारत का व्यापार घाटा 9 से 10 में 8 बिलियन था, जो कि 18 से 19 में बढ़कर 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। चाइना के कंपेयर में अब भी कम है, सब देश 10 देशों का मिला के भी, ठीक है। उसके अलावा जो RCEP है, मतलब इससे जो भारत एग्जिट कर गया है, तो उससे इन दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि भारत के जो बाजार है उसमें RCEP वार्ता में से एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसे एक महत्वपूर्ण तत्व माना जा रहा है। उसके अलावा भारत की जो है सीमित क्षमता है, मतलब जैसे कि जो विकास सहायता है, बाजार पहुंच है, सुरक्षा गारंटी है, इन सब में भारत की क्षमता क्या है, सीमित है। उसके अलावा हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अपर्याप्त है, अपर्याप्त अवसंरचना, मतलब इन देशों से कनेक्शन होने के लिए हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश और हुआ, इधर म्यांमार है, ठीक है। अगर हम लैंड से जाते हैं तो भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ से पानी में जाते हैं तो यहाँ पे हमारा, वहाँ पे भी ज़्यादा वो नहीं है, जल डमरू मध्य है, कौन सा, मलक्का के थ्रू हमें जाना पड़ता है। अगर उसे हम बंद कर दें तो हमें काफ़ी घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है, इकोनॉमिकली हमें काफ़ी महंगा बैठेगा, ठीक है। तो अपर्याप्त क्या है, अवसंरचना, पर्याप्त भौतिक और संस्थागत अवसंरचना की कमी के कारण व्यापार पर पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त गैर प्रशुल्क बाधाओं की उपस्थिति और प्रतिबंधात्मक संस्थागत व्यवसाय वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही को बाधित करता है।
उसके बाद चीनी प्रभाव, मतलब जो चीन आसियान का प्रमुख व्यापार और निवेश भागीदार है। ठीक है, आसियान कंट्री जितनी भी है, हाल ही में आसियान चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी बन गया है। चीन आसियान के बीच बढ़ते आर्थिक संबंध भारत के लिए एक चिंता का विषय बने हुए हैं। ठीक है, भारत के लिए आसियान की अगर महत्व की बात करें तो भारत की विदेश नीति में केंद्र में आसियान, मतलब भारत जो है केंद्र में आसियान कंट्रीज को रख रहा है। ठीक है, इसके अब रीज़न बताए गए हैं क्यों है, मतलब ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो एक सामंजस्यपूर्ण प्रतिक्रियाशील और समृद्ध आसियान की परिकल्पना भारत के इंडो पैसिफिक विजन और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके केंद्र में है। ठीक है, ये हमने अभी करंट में पढ़ी थी जब न्यूज़ आई थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन। ठीक है, यह जो है सागर अर्थात जो मोदी जी ने 2015 में स्टार्ट की थी सागर, उसके कार्यान्वयन में से सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी जो है समुद्री सुरक्षा, मतलब जो वहाँ पे आसियान कंट्रीज है उनके बीच में जो समुद्र है वो मतलब चाइना के पार्ट में आता है ना, तो वहाँ से हमारी समुद्री सुरक्षा भी होती है। जो हमारा हिंद महासागर है उसका ऑलमोस्ट 90% जो व्यापार है वहीं से होता है। ठीक है, वहीं पे होता है, मतलब हिंद महासागर भारतीय व्यापार के 90% और इसके ऊर्जा स्रोतों हेतु उत्तरदायी है। ठीक है, वहाँ पे हमारा चौक पॉइंट भी है जो मलक्का जो जलडमरू मध्य है जो मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है। ठीक है, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में अगर मतलब उसे चौक कर दिया, रोक दिया जाए तो हमें काफ़ी लंबा यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा साउथ चाइना सी में व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो वो हमारा जो चौक पॉइंट है मलक्का जलडमरू मध्य, उसकी उपस्थिति दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों को परंपरागत और गैर परंपरागत समुद्री जोखिमों जैसे समुद्री डकैतों, आतंकवाद से निपटने इनके महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करती है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट, भारतीय व्यवसायों के लिए निवेश के अवसर, मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जिनके बीच में जैसे कि लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, उनमें उत्पादन लागत काफ़ी कम है। मतलब हम वहाँ पे जो भारतीय फर्म वगैरह ना वो लगा सकते हैं, तो हमें वहाँ पे चीपली जो है मान लीजिए वहाँ के लेबर रेट कम होंगे, है ना, जो रॉ मटेरियल होगा वो कम सस्ते में मिल जाएगा, तो हम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं इससे। उसके अलावा भारतीय फर्मों के लिए लाभप्रद व्यापार, क्योंकि वहाँ के जो मैक्सिमम जो कुछ कंट्री ऐसी है जो भारत से भी अमीर है, जैसे कि हम सिंगापुर की बात करें तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम जो है 64,000 कुछ है, 64,041, मतलब 3-4 देशों की तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा है ना। तो अगर इंडिया की देखें तो 7,000 कुछ जो अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, 7,000 के आसपास है, देख लेना। उसके आसियान देशों में लगभग 67 मिलियन परिवार, 67 मिलियन परिवार उपभोक्ता वर्ग का भाग है जिनके जो इनकम वो है ना, आय का स्तर है वो उपभोग स्तर से अधिक है, जिसके तहत वे महत्वपूर्ण स्वैच्छिक खरीदार कर सकने में सक्षम है। यह आसियान को भविष्य का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण उपभोक्ता बाजार बनाता है। ठीक है, उसके अलावा चीन को भी प्रति संतुलित करता है। इस क्षेत्र में चीन की शक्ति प्रभाव को प्रति संतुलित करने की दृष्टि से भारत और आसियान के मध्य सहयोग और महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि चाइना को बैलेंस करना, तो यहाँ पे जितनी भी कंट्री है वो सारी क्या है, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। मतलब अगर इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया उनसे काफ़ी ज़्यादा एक तो बड़ा है ना, आर्मी भी इंडिया की अच्छी खासी है। तो इंडिया और इन दोनों को अगर मिल के अगर चाइना को बैलेंस करना है ना, क्योंकि चाइना काफ़ी हमसे जो है टेक्नोलॉजी वगैरह हर चीज़ में आ गया है, तो हम जब सारे मिल के जो है चाइना को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए चाइना को जो है प्रति संतुलित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ विवाद उसका जो भूमिगत चलता है, इन देशों के साथ जो है समुद्र का विवाद चलता है। किसी भी द्वीप को चाइना कहता है कि ये मेरा द्वीप है और सीधा आक्रमण कर देता है। ठीक है, तो कंडीशन दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। उसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण, आसियान के साथ भागीदार में वृद्धि क्षेत्रीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला गतिविधियों के साथ भारत के एकीकरण को भी बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। आसियान सदस्य जैसे कि अगर हम वियतनाम की बात करते हैं तो उसका क्या है, अभी हाल ही में ईयू के साथ जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ उसने एफटीए साइन किया है। ठीक है, जिसके ईयू के अंदर कितनी 27 कंट्रीज आती है, तो 27 कंट्रीज के साथ उसने क्या किया, अभी एफटीए साइन किया है। तो 27 कंट्री ने मतलब ईयू के साथ ही किया है, पर उसके तहत उन 27 कंट्री से भी वो अपना वो समझौता कर सकता है। ठीक है, तो उसके साथ संबंधों को सुदृढ़ करना भारत के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी संबोधित करना। ठीक है, क्योंकि दोनों है आसियान और भारत, उनकी चिंताएं क्या है, समान है। ठीक है, दोनों पे जो है चाइना अपना वो अधिकार दिखाता है, एक पे सागर पे और एक पे भूमि पे। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के पालन की बनाए रखना
दक्षिणी चीन सागर में शांति, स्थिरता, संरक्षा, सुरक्षा उनको बनाए रखना, उसे बढ़ावा देना, नौ परिवहन उड्डयन क्षेत्र इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, मुक्त व्यापार और उसके अलावा कनेक्टिविटी, मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन में कमी, अनुकूलन आदि सहित क्षेत्र में एक नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देना। उसके अलावा जो हमारी जो सार्क है, जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें भी जो है भारत एक तरह से फेल हो गया है ना, क्योंकि एक तो इसमें पाकिस्तान था, ठीक है, तो उसमें भी फेल हो गया। तो जो भारत का जो वो था ना, दक्षिण एशिया से हटकर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की तरफ चला गया रुख उसका, ठीक है। अगर आगे की राह की बात करें हम, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और आसियान के मध्य सहयोग को भारत की हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र पहल और आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक इसके मध्य अभिसरण के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जो जो ये है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, और ये हमने पढ़े थे अभी 22 दिसंबर के करंट अफेयर में, देख लीजिएगा जो विज़न के आए थे, ठीक है। मतलब इसमें जो ये थाईलैंड में 2019 को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसके 7 पिलर थे, है ना। और आसियान आउटलुक ये क्या है, आसियान को केंद्र में रखकर जो है डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा कोविड-19 के पश्चात विश्व के अवसरों का लाभ उठाना, ठीक है। आसियान और भारत को कौशल को उन्नत करना, लॉजिस्टिक सेवाओं में सुधार करना, परिवहन अवसर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी हम स्ट्रॉन्ग करना है। और इसके अतिरिक्त आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल में आसियान की भागीदारी हमारी मूल्य श्रृंखला लिंकेज को सुदृढ़ता प्रदान करेगी। भारत को पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, जो पूर्वोत्तर राज्य है उसका म्यांमार से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ठीक है, ताकि हम जो है एक देश से दूसरे, मतलब जितने भी वो कनेक्टेड देश हैं उनमें अपना ईजिली आ जा सके, ठीक है। तो भारत को अपने पूर्वोत्तर राज्यों की रणनीतिक अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग आसियान देशों के साथ क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की दिशा में अपने प्रयासों में अग्रसरीय रूप से करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर म्यांमार में भारत के कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के साथ भूमि सीमा साझा करती है, तो इसलिए यह भारतीय और दक्षिण पूर्व एशिया बाजारों के मध्य एक सेतु का कार्य कर सकती है। उसके अलावा भारत आसियान संबंधों को जो है साझा हित के क्षेत्र जैसे कि समुद्री डकैती से निपटने, समुद्री आपदा प्रबंधन, संचार के समुद्री मार्गों, इनको व्यापार के लिए खुला रखने आदि में सहयोग के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उसके अलावा बात करें तो भारत का आसियान क्षेत्र के साथ जो भाषा है, संस्कृति, नृत्य, पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक धर्म के माध्यम से एक मजबूत सांस्कृतिक जुड़ाव है, जिसका भारत लाभ उठाता रहा है। यह भारत के लिए साझा सांस्कृतिक विरासत के आधार पर मानवीय संबंध बनाने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है भारत को उत्पत्ति के जो नियम है उसके प्रावधानों को सुदृढ़ करने, गैर प्रशुल्क बाधाओं को जो हमने अभी पढ़े, ये वही 3 प्रॉब्लम, भारतीय व्यवसाय को बेहतर बाजार पहुंच करने हेतु एफटीए की तीव्र गति से समीक्षा के लिए आसियान के साथ सक्रिय रूप से वार्ता करनी चाहिए। अगर इन दोनों के संबंधों का अगर अवलोकन किया जाए तो क्या होगा, 1992 में जो क्षेत्रीय भागीदारी हुई थी, ठीक है, 1996 में इनकी संवाद भागीदारी हुई थी, डायलॉग पार्टनर, मतलब जो डिप्लोमेट्स होते हैं अलग अलग देशों के, वो आके जो संवाद करते हैं, ठीक है। उसके अलावा शिखर सम्मेलन हुआ था 2002 में। इनकी अपनी पूर्ववर्ती भूमिकाओं से आगे बढ़ते हुए 2012 में भारत आसियान का रणनीतिक भागीदार हो गया था 2012 में, ठीक है। 2014 में 12वें शिखर सम्मेलन में जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसकी घोषणा के साथ भारत आसियान रणनीतिक भागीदारी को और गति प्राप्त हुई थी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा क्या है, जो भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो इन दोनों के जो रिश्ते हैं उनको रणनीतिक साझेदारी के तहत नेक्स्ट लेवल पे, मतलब अगले स्तर पर ले जाने के लिए इसका मार्गदर्शन प्रदान करती है, और इनके बीच जो भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक और लोगों के जो पारंपरिक संपर्क है उनको शामिल करने के लिए कनेक्टिविटी पर व्यापक अर्थों में जोर देती है, ठीक है। इसमें पहले से ही जो भारत आसियान के मध्य 30 संवाद तंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, ठीक है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता रहा है, ठीक है। इसके अलावा इनके बीच में बताया गया कि आर्थिक, वाणिज्यिक, राजनीतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक क्या क्या अभी तक जो है जो प्रोग्राम हुए हैं वो क्या कितने हुए हैं और क्या क्या हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध देख लेते हैं इनके। तो इनके बीच में क्या है, एक मुक्त व्यापार समझौता, मतलब इस पर अभी बात चल रही है। वस्तु एवं सेवाओं के क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश के प्रसार के उद्देश्य से इन दोनों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता किया गया है, ठीक है।
भारत आसियान व्यापार और निवेश संबंधों में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। ठीक है, उसके अलावा 1993 और 2003 इनके बीच में क्या हुआ है, इनके बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 11.2% की वार्षिक दर से बढ़ा है। इस बीच क्या हुआ है, जो आसियान देशों में जो प्रत्यक्ष FDI है उसमें 98% की वृद्धि हुई है, और 2018 में ये 1.02 बिलियन डॉलर था, 2019 में कितना हो गया, एक साल में बढ़ के दोगुना हो गया। ठीक है, 2.02 बिलियन डॉलर। अगर हम राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग की बात करें तो राजनीतिक और सुरक्षा आयामों को आच्छादित मतलब एक तरह से घेरे हुए किसी चीज़ को, इस आच्छादित करने के लिए कार्यात्मक सहयोग के दायरे को पार कर चुके हैं ये दोनों देश आपस में। ठीक है, उनके बीच में जो प्रोग्राम चलाए गए जैसे कि आसियान क्षेत्रीय मंच और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट हुई थी, और ADMM प्लस आदि क्षेत्रीय संवाद को बढ़ाने और क्षेत्रीय एकीकरण का तीव्र करने में सहयोग प्रदान करती है। ठीक है, ADMM प्लस क्या है, जो 10 आसियान देश है और ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे, उनकी एक द्विवार्षिक बैठक है, मतलब 2 साल में एक बार होने वाली बैठक है ADMM प्लस। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि USA भी आएगा। ठीक है, जहाँ पे जो है इनका याद रखिएगा, रशिया, USA, जो इस टाइप के देश है इंपॉर्टेंट, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 2018 में आसियान भारत वार्ता संबंधों को 25वीं वर्षगांठ पर आसियान सदस्यों द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया था 2018 में। ठीक है, जो आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की भविष्य की दिशा की रूपरेखा तैयार करती है। उसके अलावा आसियान और भारत के मध्य राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जो है भारत द्वारा एनुअल ट्रैक 1.5 इवेंट दिल्ली डायलॉग। ठीक है, इसमें भी सेम वही जो डिप्लोमेट्स होते हैं अलग अलग उसके, वो मिलते हैं, अलग अलग फील्ड के जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो मिलते हैं। तो इसमें दिल्ली डायलॉग हुआ था एनुअल ट्रैक 1.5 इवेंट का। ठीक है, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इसके 5-6 पार्ट दिए होंगे, कौन से डिप्लोमेट कहाँ मिले, क्या क्या मीटिंग हुई। ठीक है, तो उसके अलावा अगर हम सामाजिक सहयोग की बात करें तो इनके बीच में जैसे कि सितंबर 2019 में विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री ने जो विभिन्न IIT थी आसियान छात्रों के लिए 1000 एकीकृत PhD फेलोशिप की शुरुआत की थी। ठीक है, और इनके बीच में अलग अलग विनिमय कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो पर्यटन स्थल है वो भी उभर रहे हैं, भारतीयों के लिए आसियान देश में प्रमुख पर्यटन स्थल भी उभर रहे हैं। 2018 में आसियान देशों में पहुंचने वाले 129 मिलियन विदेशी पर्यटकों में से 3.45 मिलियन जो है भारतीय ही थे सिर्फ। इसके अलावा आसियान क्षेत्र में जो भारतीय डायस्पोरा के जो लोग हैं, भारतीय मतलब जो यहाँ पे जो पैदावार दूसरे देशों में जा रहे हैं, ठीक है, वो भारतीय कुल डायस्पोरा का लगभग 20% थे आसियान देश में। कुल डायस्पोरा मतलब जो भारत में मान लीजिए 100 लोग भारत में अभी पैदा हुए, ठीक है, उसमें से 20 बाहर चले गए रहने के लिए। ठीक है, तो ये कह रहा है उन 20 का 20% जो बाहर चले गए ना, उनमें से 20%, मान लीजिए 30 लोग बाहर चले गए तो इनका 20%। ठीक है, मतलब 5 लोग जो है वहाँ पे चले गए इस हिसाब से। ठीक है, तो उनका डायस्पोरा का 20% जो है जो आसियान कंट्री है उन्हीं में जाते हैं। उसके अलावा कनेक्टिविटी की बात करें तो 2013 में आसियान संपर्कता समन्वय समिति बैठक, ठीक है, के प्रारंभ होने से भारत आसियान का तीसरा संवाद भागीदार देश बन गया है। संवाद भागीदार मतलब जो हमारे जो इंडियन रिम ओशियन रिम है ना, उसके कनेक्टेड मेंबर ना हो, फिर भी क्या करते हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसे हमारे संवाद भागीदार, डायलॉग पार्टनर हो जाते हैं। ठीक है, तो भारत म्यांमार थाईलैंड इसके त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी मॉडल परियोजना के क्रियान्वयन में काफ़ी प्रगति की है। ठीक है, इनके बीच में नेशनल हाईवे जो है बनाया जा रहा है। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का इन तक जो है कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, इन तक संभावित विस्तार विचाराधीन है ये। उसके अलावा साइंस टेक की बात करें तो जो इंडिया ने $1 बिलियन दिया है वो आसियान 2007 में दिया था, ये $1 बिलियन का आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कोष की स्थापना करने के लिए। ठीक है, 2009 से 10 में इस कोष का परिचालन आरंभ कर दिया गया और 2016 से 17 में बढ़ाकर इसे $5 मिलियन तक कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद एनवायरनमेंट की बात करें तो
2007 में छठे आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित सहयोगात्मक गतिविधियों, तो इसमें क्या था, भारत ने समर्थन किया था। इसके अलावा भारत ने क्या किया था, जो 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर है उसकी शुरुआती योगदान से जो आसियान इंडिया ग्रीन फंड है उसकी स्थापना की भी घोषणा की थी। इस फंड के तहत सहयोग के लिए पहचान किए गए कुछ क्षेत्रों में जो जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरणीय शिक्षा शामिल है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ब्रिक्स के ऊपर। ठीक है, तो इसमें अभी वही पैंडमिक की वजह से आभासी वो हुआ है, जो शिखर सम्मेलन है आभासी हुआ है। तो इस बार अध्यक्षता किसने की है, रूस ने, रशिया ने की है। ठीक है, इस वर्ष का अगर सिद्धांत वाक्य देखें तो वैश्विक स्थिरता, साझी सुरक्षा, अभिनव वृद्धि के लिए ब्रिक्स भागीदारी। ठीक है, इसका मोटो याद रखिएगा, वैश्विक स्थिरता, साझी सुरक्षा, अभिनव वृद्धि के लिए ब्रिक्स भागीदारी। इसकी अगर विशेषताएं बात करें इस शिखर सम्मेलन की तो वो क्या है, इसमें जो है सम्मेलन के दौरान जो मॉस्को घोषणा पत्र है उसको अपनाया गया, जो इस संगठन के भावी विकास हेतु 5 देशों के समेकित दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसके अंदर शिखर सम्मेलन के अंदर 2 इनके जो है एम थे, क्या थे, 2 आधार स्तंभ, अर्थव्यवस्था, आतंकवाद प्रतिरोध। ठीक है, काउंटर टेररिज्म। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो अर्थव्यवस्था की, तो इसमें क्या भागीदारी की गई, ब्रिक्स आर्थिक भागीदारी 2020 से 25 के लिए रणनीति पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अंतर्गत 3 क्षेत्रों को जो है सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो आर्थिक रूप से कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए गए, व्यापार, निवेश, वित्त और डिजिटल अर्थव्यवस्था और सतत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर ध्यान केंद्रित किया गया आर्थिक उसमें। और जो आतंकवाद विरोधी रणनीति थी उसमें जो है आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों में योगदान देने के साथ साथ अंतर ब्रिक्स संबंध जो थे। ठीक है, हालांकि इसमें इंडिया और चाइना दोनों राइवल्स कंट्री हैं, फिर भी अंतर ब्रिक्स संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से इस रणनीति की शुरुआत की गई। इसमें जो है आसूचना साझाकरण, जो हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है उसमें सुधार करना, आतंकवाद के जो वित्त पोषण है उस पर अंकुश लगाना और इसके प्रसार को रोकना, ये सब शामिल थे। उसके अलावा अगर इसका निष्कर्ष निकाले तो क्या था, जो भविष्य में संक्रामक रोग है उसके प्रकोप को रोकने और ऐसे प्रकोपों को वैश्विक महामारी में परिवर्तित होने के जोखिम को कम करने के लिए ब्रिक्स एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, ठीक है, इसकी जो है स्थापना की गई, मतलब इसकी स्थापना करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ठीक है, ब्रिक्स एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। ठीक है, उसके अलावा जो ब्रिक्स देशों ने जो है आक्रामक हथियारों को सीमित किया गया इसके अंतर्गत। ठीक है, और उसमें अधिक कटौती करने के उपायों पर वर्ष 2010 की जो रशिया और अमेरिका संधि थी उसके अविलंब विस्तार पर सहमत होने की अनिवार्यता को भी रेखांकित किया। यह सहमति वैश्विक रणनीति स्थिरता के लिए इन 5 देशों के साझा दृष्टिकोण की दृढ़ अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, 5 देश अभी हम यहाँ पे देखेंगे कौन से देश हैं और कौन से देश कब शामिल हुए इसमें। इन देशों ने जो है यूनाइटेड नेशन और उनकी जो यूएनएससी है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह तंत्रों की जो है समीक्षा की और इन संगठनों से अधिक प्रतिनिधित्व और दक्षता लाने के लिए जो है व्यापक वैश्विक व्यवस्था मॉडल की आवश्यकता को दोहराया। साथ ही पहली बार इस समूह ने जो है डब्ल्यूएचओ में सुधार का आह्वान किया। ठीक है, डब्ल्यूएचओ की जो भूमिका जो कोरोना में देखी गई, मतलब उन्होंने बताने में काफ़ी लेट कर दिया, तो उसकी वजह से जो है इसमें सुधार के जो है आह्वान किया गया। उसके अलावा अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ये 2001 में जो गोल्ड्समैन सैक थे उन्होंने ब्रिक्स शब्द का सुझाव दिया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को 2010 में ऐड किया गया इसमें। इस शब्द के पीछे की धारणा ये वर्ष 2050 तक इन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था का वैश्विक समृद्धि पर सामूहिक रूप से आधिपत्य होगा। ठीक है, ब्रिक्स समूह का उद्देश्य क्या है, विश्व में शांति, सुरक्षा, विकास, सहयोग को बढ़ावा देना। इनका उद्देश्य मानवता के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालना और अधिक न्यायसंगत एवं निष्पक्ष विश्व का निर्माण करना। ये आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं होगा, पर इन केस अगर उसमें आ जाता है मेंस में तो आपको ये सब भी लिखना होगा। ठीक है, इसलिए इसे भी ध्यान में रखिएगा, मेंस में जब रिवीजन का टाइम आएगा तब ये सब रिवाइज करना पड़ेगा। ब्रिक्स देशों की वैश्विक भागीदारी इन्फोग्राफिक्स में देखें। अगर वैश्विक भागीदारी की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ 50%,
ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन 42.58, चाइना और इंडिया जैसी कंट्री इसीलिए। और वर्ल्ड लैंड एरिया 26.6%। वर्ल्ड बैंक वोटिंग पावर 13.24%। IMF कोटा शेयर्स जो है 14.91। वर्ल्ड GDP 2018 की 23.2%। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। इसके अलावा देखिए, अगर भारत के लिए ब्रिक्स के महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, प्रतिद्वंदिता को संतुलित करने के लिए सुरक्षित स्थान है ना, क्योंकि इसमें चाइना भी है। और चाइना के साथ क्या है, जैसे कि 2017 में जो डोकलाम गतिरोध हुआ, और हाल ही में अगर लद्दाख में देखें जो LAC पर हुआ, ठीक है। तो इस टाइप के जो घटनाएं हो रही है उसकी वजह से जो है ये संतुलित करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बचेगा। भारत और चीन को अपने संबंधों में मौजूदा सामरिक प्रतिस्पर्धा को अन्य आयामों के माध्यम से संतुलित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है। और उसके अलावा यह अंतर महाद्वीपीय पहुंच प्रदान करता है, जैसे कि इसमें ब्राज़ील है ना, दक्षिण अफ्रीका है, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट पे है। यह भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए एक अपेक्षाकृत आसान तरीका प्रदान करता है। उसके अलावा जो हमारा संस्थागत सुधारों के लिए भारत की मांग को बढ़ावा देना, जैसे कि जो भारत मांग कर रहा है उसको जो बड़ा मंच है उस पर हम रख सकते हैं। बहुपक्षीय संस्थानों के सुधार में हेतु ब्रिक्स द्वारा बार बार किया जाने वाला आह्वान इस दिशा में स्वयं भारत के दावे को भी दोहराता है और सुधारों के लिए भारत द्वारा की जा रही मांगों के गुणक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। उसके अलावा क्या है, समावेशी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों बनाने में योगदान, जैसे कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, जिसे कि हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे जो है ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। उसके अलावा देखें तो हमें तो भारत क्या है, इसका सबसे बड़ा लाभार्थी भारत ही है। और ये जो जो वित्त देता है ना हमें, ये शर्त रहित वित्त प्रदान करता है, जो NBD है। ठीक है। और उसके अलावा उत्तर दक्षिण विभाजन को भी कम करता है ना। उत्तर दक्षिण, जैसे उत्तर में रशिया है और दक्षिण में हमारा भारत, तो इनके विभाजन को भी क्या करेगा, कम करेगा ये। अगर NBD की बात करें हम, तो इसकी स्थापना के पीछे जो मुख्य देश था वो कौन था, वो भारत ही था। ठीक है। और व्यापारिक निर्भरता, भारत अपने कुल आयात का जो 34% आयात है और इन 4 ब्रिक्स देशों से ही करता है। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा पार्ट चाइना का ये रहा होगा। उसके अलावा ब्रिक्स की अगर उपलब्धियों की बात करें तो जो NBD है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसे एशियाई विकास बैंक और जो वर्ल्ड बैंक है उसकी तर्ज पर ब्राज़ील के 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सृजित किया गया था। इस बैंक ने वैश्विक महामारी से निपटने में $10 बिलियन जो है आरक्षित किए, मतलब स्टोर किए। और निवेश परियोजनाओं का इसका कुल पोर्टफोलियो अब $20 बिलियन से अधिक का हो गया है। ठीक है, निवेश बिलियन से अगर बात करें हम इसकी, तो इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या में वृद्धि के साथ 62 बड़ी परियोजनाएं ब्रिक्स देशों में कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है। और इसके अलावा यह वर्तमान में नए सदस्यों को भी जो है इंक्लूड करने के लिए तैयार है, जिसमें सर्वाधिक संभावना किसकी है, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात, UAE जो है, और फिलीपींस। इस प्रकार यह बैंक अपनी वैश्विक पहुंच पर भी विस्तार कर रहा है। उसके अलावा इसके अंदर क्या है, कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, CRA, जो आकस्मिक कोष व्यवस्था है, पारस्परिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और वैश्विक वित्तीय सुरक्षा तंत्र में योगदान के लिए इस कोष की जो है स्थापना की गई है। चिकित्सा सहयोग, जो उफा घोषणा पत्र था, उफा मतलब जो रशिया में एक जगह है, उसके अंदर जो घोषणा पत्र हुआ था 2015 में 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। इसमें जो संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए जो है एक साथ काम करने का समझौता शामिल है। और साथ ही जो 2018 में 10वां शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र, इसकी स्थापना को भी प्रस्तावित किया गया था। 2015 में जो ब्रिक्स का विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन, ठीक है, जो साइंस टेक और इनोवेशन STI रूपरेखा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसने वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं को कोविड-19 के विरुद्ध साझी और कारगर प्रतिक्रिया देने के लिए आपस में जुड़े रहने और निष्कर्षों का प्रभावी ढंग से आदान प्रदान करने में मदद की। उसके अलावा व्यापार का विस्तार हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में अगर बात करें तो अंतर ब्रिक्स जो निर्यात है वो 45% तक बढ़ चुका है। और ब्रिक्स के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर ब्रिक्स निर्यात की हिस्सेदारी 7.7 से बढ़ के 10% हो गई है। ठीक है। अगर अन्य क्षेत्र की बात करें तो ब्रिक्स भुगतान कार्यबल, यह राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों पर केंद्रीय बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोग की दिशा में एक कदम है। ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल, केंद्रीय बैंकों के मध्य जो साइबर खतरे होते हैं उन पर सुरक्षा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो अगर हम इसमें चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहले तो
जो इनके बीच सदस्यों के मध्य विषमता जो है, जैसे कि अब चाइना और इंडिया की बात करें, या फिर चाइना और जो अफ्रीकी निवासी हैं उनके साथ किए गए जो अफ्रीकी निवासी है उनके साथ चाइना में जो किए गए दुर्व्यवहार है ना, उसके कारण दक्षिणी अफ्रीकी सहित अफ्रीकी देशों ने भी चीन की आलोचना की है। ठीक है, चीन की क्षेत्रीय और वैश्विक महत्वाकांक्षा के बारे में सदस्यों के मध्य संदेह भविष्य में समूह के कार्यों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है? जो वैश्विक लीडर बनने की, ठीक है, सभी देशों के सामने। जो चीन की महत्वाकांक्षा वो किससे उजागर होती है? जैसे कि जो चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ना, जो BRI है, और पड़ोसी समुद्री क्षेत्र में दुस्साहस, हांगकांग के लिए एक नए सुरक्षा कानून का पारित करना। ठीक है, मतलब हांगकांग जो है 2047 तक चाइना का एक पार्ट होगा, है ना, तो वो पहले ही जो है उसे कानून बना के अपने में मिलाता जा रहा है। ठीक है, पहले ही वो उसे हड़प लेगा अभी। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें चुनौतियों की, तो संस्थागत सुधारों के प्रति दृष्टिकोण, जैसे कि UNSC है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें जो ब्रिक्स की जो भूमिका रहती है ना, वो घोषणात्मक ज़्यादा रहती है। ठीक है, गंभीर प्रयास की तुलना में ज़्यादा घोषणात्मक, मतलब जो है उसके जो अंदर वो जो भी बात अपनी रखता है वो घोषणात्मक तरीके से रखता है, जिससे जो ब्रिक्स मौजूदा प्रणाली के जो चयनात्मक सुधार में रुचि रखता है, क्योंकि मौजूदा प्रणाली में इसके सदस्यों के निहित स्वार्थ हैं। यही कारण है कि यह वैश्विक वित्तीय संस्थान में सुधार करना चाहता है, लेकिन UNSC में सुधार के विषय पर विभाजित है। उसके अलावा अगर अन्य वैश्विक संस्थानों पर निर्भरता देखें, तो इसकी कोई रणनीतिक दृष्टि नहीं है ब्रिक्स की। ठीक है, क्योंकि ये किससे उजागर हुई? जो 2008 में वित्तीय संकट आया था ना, उसमें G20 जो देश थे, उन्होंने जो है ब्रिक्स के ने G20 का समर्थन किया। मतलब इन्होंने जो वित्तीय संकट आया था उससे उबारा था G20 ने, जबकि ब्रिक्स की इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही थी। ठीक है, उसके अलावा बदलती वैश्विक व्यवस्था, मतलब हाल ही में पता है कि इंडिया और चाइना का जो अपार्ट हो रहे हैं आपस में, है ना, तो इससे क्या होगा? अगर US और चाइना के मध्य जो प्रतिद्वंदिता है वो तीव्र हो जाती है, तो इंडिया जो है इसके USA के साथ लग सकता है ना, तो उससे क्या होगा? ब्रिक्स में अपार्ट हो जाएंगे, विभाजन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा पूंजी की कमी है इनके पास। अगर विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की देखें, तो इनके पास ज़्यादा वित्त है एज़ कम्पेयर टू ब्रिक्स बैंक, है ना, तो NBD में और अधिक निवेश पूंजी की आवश्यकता होगी। उसके अलावा ब्रिक्स देशों के मध्य निम्न व्यापार है। ठीक है, अब जैसे चाइना और इंडिया में भी व्यापार बहुत कम होने जा रहा है, मतलब इंडिया ने काफ़ी सारी चीज़ें बैन कर दी है, तो उसकी वजह से तो अंतर ब्रिक्स व्यापार और निवेश प्रवाह बहुत कम है इनके बीच में। ब्रिक्स देशों में और ब्रिक्स देशों से होने वाला जो प्रत्यक्ष FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसका प्रभाव बहुत मुख्य रूप से अन्य देशों के लिए है और एक दूसरे के लिए नहीं है। दूसरे देशों में FDI ज़्यादा करते हैं वो, और अपने देशों में नहीं करते आपस में। ब्रिक्स राष्ट्रों के भीतर जो थोड़ा बहुत प्रभाव होता है, उस पर चीन का प्रभुत्व है। अगर आगे की राह की बात करें, ब्रिक्स ने स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वित्त, व्यापार आदि क्षेत्रों में जो संस्थानीकरण की प्रक्रिया है, मतलब जो लोगों का डाटा होता है, उसको शुरू करने के साथ साथ अंतर ब्रिक्स सहयोग में वृद्धि करने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि कई क्षेत्रों में अलग अलग विदेशी नीति होने के बावजूद ब्रिक्स भू राजनीतिक विकास के संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच अभी भी बना हुआ है। ब्रिक्स का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इसके नेता सामूहिक रूप से व्यापार, संरक्षणवाद के विरुद्ध एकजुट होने, निवेश बढ़ाने, वैश्विक रणनीतिक एजेंडा साझा करने, इसके लिए कितने सहमत होते हैं। अगर देश जो है अपार्ट हो जाएंगे, अलग अलग विभाजन हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? ब्रिक्स की जो वो है कार्यशीलता, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, ब्रिक्स राष्ट्रों को किसी क्षेत्र और नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निचले स्तर से शुरुआत करने के दृष्टिकोण, जो बॉटम अप अप्रोच होता है, उसकी ओर बढ़ने की आवश्यकता है। सदस्य देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को समाप्त कर एकल ब्रिक्स वीज़ा मतलब शुरू कर दिया जाए। किसी मतलब पांचों देश अगर आपस में नागरिक जो आ रहे जा रहे हैं, उनके लिए एक ही वीज़ा लग जाए, तो इससे जो शुरुआत की जा सकती है इसका एकीकृत करने के लिए। जैसा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। यह इस समूह को ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र की स्थापना में तेजी लाने का अवसर प्रदान कर सकता है। ज्ञातव्य है कि इस केंद्र के लिए वर्ष 2018 में सहमति बनी थी। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या है? ब्रिक्स और जो बहुपक्षीय संगठन के रूप में इसके भविष्य के लिए प्रासंगिकता, मतलब वैश्विक व्यवस्था में जारी मंथन, विशेष रूप से ब्रिक्स और बहुपक्षीय संगठन के बीच में, मतलब एक तरह से जो हमारे ब्रिक्स कंट्री है ना, अगर वो आपस में सहयोग रखते हैं, तो उससे जो है इसको काफ़ी मतलब फ्यूचर में बूस्ट मिलेगा, है ना। तो इस
सामूहिक रणनीति का निर्माण और इसे लागू करने के लिए प्राथमिकता आधारित प्रक्रियाओं की पहचान करके ब्रिक्स सहयोग को और अधिक गहन और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा देखते हैं अब G20 कंट्रीज, जो नेक्स्ट आर्टिकल है। ठीक है, इसका निमोनिक्स वगैरह देख लीजिएगा, गूगल पे मिल जाए तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आया था 2020 के प्रीलिम्स में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब द्वारा आभासी जो वर्चुअली हो रहा है, ठीक है, पैंडमिक की वजह से, G20 के 15वां शिखर सम्मेलन बैठक में भाग लिया। G20 या ग्रुप ऑफ 20, इसके बारे में, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को मंच पर लाता है। इसके सदस्यों की भागीदारी वैश्विक GDP में 80% है। ठीक है, वैश्विक व्यापार में 75%, वैश्विक जनसंख्या में 60% से अधिक है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम G20 के बारे में आगे बात करें तो 1999 से जो है प्रत्येक वर्ष इसकी मंच की बैठक होती है। ठीक है, 2008 के बाद से राष्ट्राध्यक्षों और सरकार की जो भागीदारी द्वारा एक वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में इसे आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो पूरे वर्ष के दौरान जो मंत्री स्तरीय बैठकें होती है या फिर जो शेरपा बैठकें होती है, शेरपा बैठक कौन सी होती है, जिसमें जो भी वार्ता होती है उसको अंतिम रूप देने और नेताओं के बीच जो आम सहमति होती है ना, उसको बनाने के लिए जो होती है ना शेरपा बैठकें, कार्य समूह, विशेष कार्यक्रम इसके आयोजित किए जाते हैं। उसके अलावा अगर इसके उद्देश्यों की बात करें, उद्देश्य क्या है, तो जो इसके सदस्य हैं ना G20 के, उनके मध्य नीतिगत समन्वय बैठाना, वित्तीय विनियमन को प्रोत्साहित करना। ठीक है, विनियमन मतलब इसका रेगुलेट करना, ठीक है, रेगुलेशन करना। उसके अलावा एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना का निर्माण करना इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत जो इसके कार्यशील होते हैं वो ट्रैक वो दो होते हैं, एक तो वित्त ट्रैक, एक शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक जो होता है वो व्यापक मुद्दों के लिए होता है, जैसे कि राजनीतिक संबद्धता, भ्रष्टाचार का विरोध, विकास, व्यापार, लैंगिक समानता, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन आदि पर इसमें ध्यान केंद्रित किया जाता है। और जो वित्त ट्रैक होता है, इसमें प्रमुख रूप से वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दे जो होते हैं, ठीक है, वैश्विक के जो आर्थिक और वित्तीय मुद्दे होंगे, जैसे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक राजकोषीय विनिमय दर, नीतियाँ, अवसंरचना, वित्तीय समावेशन, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, इन पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं होता। ठीक है, इसकी कार्यसूची और गतिविधियां सदस्यों के आपसी सहयोग से विभिन्न सदस्यों को चक्रीय क्रम से अध्यक्ष बनाया जाता है। जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो चक्रीय क्रम से बनते रहते हैं। ठीक है, एक तो जो अभी करंट में देश है उसका इसका अध्यक्ष होगा, और जो पिछला जो बना है वो, और जो अगला होगा वो फ्यूचर का, ये तीन इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉयका। ट्रॉयका क्या होता है, नेता के रूप में काम करने वाले तीन लोग। G20 के भीतर निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। इसमें उन तीन देशों के प्रतिनिधित्व होते हैं जिनमें आयोजन करने जा रहे हो, जैसे जो पूर्ववर्ती होगा, एक पिछला, एक अगला और एक जो प्रेजेंट का है, ये तीन होते हैं। जैसे अब करंट की बात करें तो ट्रॉयका में सऊदी अरेबिया, इटली, इंडोनेशिया, मतलब जो ये है, ये अभी जो प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में होगा इसका अध्यक्ष, और ये जो पिछला था, ठीक है, अब के अकॉर्डिंग। उसके अलावा जो G20 है उसको कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी समर्थन प्राप्त है। ठीक है, जैसे कि ये ILO, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र है, वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो शामिल है। ठीक है, इनका जो है समर्थन प्राप्त है। उसके अलावा अगर इसकी महत्व की बात करें तो ये विशेष रूप से जो विकासशील देश होते हैं ना, उनमें जो भी निम्न आय वाले देश हैं उनके साथ मिलकर काम करता है, ताकि उन देशों को राष्ट्रीय स्तर पर संचालित अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं को लागू करने में सहायता प्राप्त हो सके। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। G20 आर्थिक समृद्धि, विकास का समर्थन। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस देख लीजिएगा। समृद्धि मतलब जो पैसे से जिस देश में ज़्यादा पैसा होता है वो समृद्ध होता है ना, और विकास होता है जो मानव मूल्य होता है ना उनको लेके, जो उसका जन्म दर, मृत्यु दर, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो G20 आर्थिक समृद्धि और विकास का समर्थन करने के लिए नीतिगत सुसंगता, विश्लेषण, व्यवहारिक उपकरण ये प्रदान करता है। इसके अलावा इसका महत्व जो है, G20 वैश्विक समृद्धि और समावेशी विकास के लिए सक्षम वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अवसरों का पूर्ण लाभ उठाने के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, विकास को बढ़ावा देने, संकटों से बचने, उसका प्रबंधन करने में G20 का प्रयास महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, इसकी प्राथमिकताओं में क्या शामिल है, रोजगार बाजार में महिलाओं की उन्नति क्या हो रही है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए एजेंडा 2030,
जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, आतंकवाद का विरोध करना, समावेशी उद्यमशीलता आदि इसमें शामिल है। इसकी सदस्यता की बात करें तो सभी महाद्वीपों से विकसित और उभरते दोनों बाजारों को दर्शाती है, जिससे यह वैश्विक प्रतिनिधि और विश्व के सबसे प्रभावशाली मंच के रूप में महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, इसके जो है मेंबर जरूर याद कर लीजिएगा, काफ़ी सारे हैं, 20 वो हैं। और इसमें जो है यूएस है ना, और रशिया है मेन, जिसमें ये वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो G20 में पीछे में हमने पढ़ा था उसमें। तो इसके अलावा जो है एक सेकेंड, जो हमने आतंकवाद और आर्थिक अपराधी, इसके लिए जो भारत की जो वो है ना, जो प्रस्ताव दिया उसमें ये दोनों शामिल है, आतंकवाद और आर्थिक अपराधी। ठीक है, आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता, क्योंकि आतंकवाद की जड़ें किसी अन्य देश में भी हो सकती हैं, किसी तीसरे देश में षड्यंत्र रचे जा सकते हैं जिनका वास्तविक लक्ष्य संभवतः भारत जैसा कोई अन्य देश हो। उसके अलावा आर्थिक अपराधी, जो भारत द्वारा G20 में भारत और अन्य देशों के लिए आर्थिक अपराधियों से निपटने के प्रयासों को एक गंभीर नीतिगत चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक अपराधी प्राय किसी एक देश में अपराध करते हैं, कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए अपने देश से पलायन कर जाते हैं। ठीक है, तो भारत ने ये दो मुद्दे ऐसे जो G20 में उठाए गए भारत की तरफ से। इसके अलावा बात करें हम तो जो वैश्विक कराधान है, कराधान क्या होता है, मतलब टैक्सेशन। तो G20 ने पहले इस तथ्य का संज्ञान ले लिया था और इसके लिए उसने जो आधार शरण और लाभ स्थानांतरण, इसके ढांचे का प्रतिपादन किया था। ये क्या होता है, जो BEPS है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है इंडिया में, ठीक है, एक्स कंपनी, और जो दूसरे देश है उसमें भी सेम जो कंपनी है वही है एक्स कंपनी। तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ पे नई कंपनी पंजीकृत करा के खोलते हैं ना, तो उसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पे व्यापार करेंगे। जब एंड में क्या होगा, उसका जो पैसा आएगा तो उसमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, टैक्स पे करने के टाइम पे आप इस देश में चल जाएंगे, दूसरे वाले में, जहाँ पे टैक्स की जो वो होती है ना, देने का रेशियो वो कम होता है। तो आप यहाँ से जाके और यहाँ पे टैक्स कहेंगे सरकार से कि मैं इस कंपनी से पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सरकार का लॉस होगा, क्योंकि आपने जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया, जो भी यूज़ किया इस देश का, वो सब यहाँ पे महंगा था, है ना, और ये यहाँ पे सस्ता था। तो यहाँ का यूज़ करके आपने टैक्स पे करने के टाइम आप दूसरे देश में चले गए, है ना। तो इससे क्या होता है, सरकार का लॉस होता है। और हर साल ऑलमोस्ट अगर कैलकुलेट किया जाए 200 बिलियन डॉलर का, अमेरिकी डॉलर का इससे लॉस हो रहा है। ठीक है, और जो टैक्स का जो BEPS है, ये सबसे ज़्यादा जो है आयरलैंड में होता है। ठीक है, आयरलैंड में इस टाइप की बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, तो उसको बोला भी जाता है टैक्स हेवन, मतलब मैक्सिमम कंपनियां वहीं पे जाके जो है टैक्स को जो है पे करती हैं। ठीक है, इसके अलावा नई डिजिटल प्रौद्योगिकी है। यद्यपि आर्थिक समृद्धि और सामाजिक विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के लाभ अच्छी तरह से ज्ञात हैं, किंतु गोपनीयता, डाटा सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस जैसे इसके कुछ मुद्दे हैं जिन्हें उचित रूप से समझा जाना आवश्यक है। ठीक है, अब इसकी उपलब्धियाँ देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, इसकी उपलब्धियों में पहला जो है वो बताया जा चुका है पहले ही, जो 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट आया था उससे उबारा गया था इसके द्वारा। उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान में सुधार है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली में सुधार, जो कि G20 या फिर OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके जो BEPS होता है ना, इसके परियोजना और कर पारदर्शिता मानकों के कार्यान्वयन में माध्यम से। ठीक है, मतलब इसमें सुधार करना BEPS में। उसके अलावा राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की निगरानी में सुधार करना। ठीक है, और उन बाजारों में वित्तीय विनियामक जो रेगुलेटर होता है, निकाय की गुणवत्ता को बढ़ावा देना जिनकी राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों में संकट उत्पन्न किया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, कोविड-19 वैश्विक महामारी के जारी प्रकोप के दौरान G20 ने अपने क्षेत्र में अर्थव्यवस्थाओं और आपूर्ति श्रृंखला के समर्थन के लिए कई उपाय किए हैं। G20 ने WHO और IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी अपना सहयोग दिया है। ठीक है, मतलब उनको भी फंडिंग की है इसने, WHO और IMF को। G20 देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता दर्शाई है। ठीक है, WHO की अगुवाई वाली कोविड-19 एकजुटता प्रतिक्रिया निधि में योगदान दिया है। ठीक है, इसमें इतने सारे अमीर अमीर देश हैं ना, यूरोप के भी काफ़ी सारे देश हैं, तो इसी वजह से जो है ये पैसे से काफ़ी समृद्ध है, जिसकी वजह से ये हर जगह जो है योगदान देते कई बड़े बड़े उसमें। ठीक है, WHO, IMF और इसमें एकजुट प्रतिक्रिया निधि के द्वारा। उसके अलावा G20 ने व्यापार सुविधा समझौते के अनुसमर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। WTO ने
के अनुमान के अनुसार इससे वर्ष 2030 तक वैश्विक जो जीडीपी है वो 5.4 से लेके 8.7% तक के बीच बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ऋण देने की क्षमता को बढ़ाने कल्पित बैंकिंग प्रणाली। कल्पित बैंकिंग जैसे कि मान लीजिए आप किसान हैं, ठीक है, तो आपके लिए जो ये होगा शैडो बैंकिंग सिस्टम, ये कौन होगा? जमींदार, मतलब जो बैंक के अलावा जो भी कोई पैसा दे, है ना, वो कुछ भी हो सकता है, बैंक के अलावा जो भी पैसा देगा वो शैडो बैंकिंग सिस्टम है। उस पर समृद्ध जानकारी एकत्र करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। केवल 20 अधिकारी सदस्यों के साथ G20 त्वरित निर्णय लेने, नई चुनौतियों के प्रति अनुकूल होने में पर्याप्त रूप से कुशल है। इसकी सफलता की कुंजी अनौपचारिक रूप से और ईमानदारी पूर्वक सार्थक विचार विमर्श में संलग्न होने की समूह की क्षमता और इसकी आम सहमति बनाने के लिए प्रतिबद्धता है। इसके बाद इसकी चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियाँ क्या है? G20 में उद्देश्य ढांचे का अभाव है। ठीक है, मतलब इसमें उद्देश्य का अभाव किस लिए? क्योंकि जैसे इसमें जो भी अध्यक्ष आता है वो क्या करता है, अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करता है ना। इसकी वजह से वो इस पूरे ग्रुप का जो है वो नहीं कर पाता मार्गदर्शन, वो अपने अलग ही डिसीजन लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें लक्ष्यों का निर्धारण नहीं होता कि उस दिशा में प्रगति ही नहीं होगी। ठीक है, प्रत्येक मेजबान देश द्वारा प्रत्येक वार्षिक बैठक में कोई नया आयाम जोड़ देने के कारण इसका एजेंडा अस्थिर रहता है। ठीक है, प्रत्येक देश अपने स्वयं के दृष्टिकोण से कुछ मुद्दों को शामिल करने का प्रयास करता है। जैसे जापान ने जो ओसाका शिखर सम्मेलन है उसमें एजिंग एंड सोसाइटी 5.0 प्रौद्योगिकी आधारित और मानव केंद्रित समाज जापान द्वारा दी गई अवधारणा को शामिल कर दिया। हर कोई कुछ नया जोड़ने की कोशिश करता है ना। वो ऐसा करना चाहता है कि जो आने वाला जो इसका अध्यक्ष होगा वो याद रखे कि इस जो अध्यक्ष ने इतना बड़ा काम किया था। ठीक है, इसके अलावा इसकी सदस्यता की विशिष्ट प्रकृति के कारण इसकी आलोचना की जाती रही है। यह समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और इसके फैसले गैर सदस्य देशों को भी प्रभावित करते हैं। आलोचक इस समूह में अफ्रीकी देशों के असंगत गैर प्रतिनिधित्व के प्रश्न को भी इंगित करते हैं। ठीक है, उसके अलावा G20 जो शिखर सम्मेलन है उसमें पारित किए गए सभी प्रस्तावों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, क्योंकि G20 समूह के निर्णय निर्धारण में विश्व के केवल 10% देश ही शामिल है, जिसमें संगठन के प्राधिकार को क्षति पहुंचती है। ठीक है, जो उसका अधिकार क्षेत्र होता है उसको क्षति पहुंचती है इससे, क्योंकि सिर्फ 10% ही देश शामिल है। G20 के प्राधिकार में कमी यही है क्योंकि कुछ प्रमुख सदस्य कभी कभी अपने प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं। जैसे अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिरोध के कारण IMF में सुधार में विलम्ब हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे की राह क्या होगी? इसमें समूह के जो पिछले अध्यक्ष होते हैं वो जो भी मुद्दे उठाते हैं उनको हल होने तक उस पर वार्ता जारी रखनी चाहिए। साथ ही आगामी अध्यक्ष द्वारा जो आगामी अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, पिछले मुद्दों को छोड़ देता है, वो नए मुद्दे उठाने लग जाता है। ठीक है, तो जो आगामी अध्यक्ष है उसके द्वारा उठाए गए नए मुद्दों का स्वागत किया जाना चाहिए। G20 को समूह के सभी देशों को एकजुट करने के लिए एक विजन प्रदान करना होगा, विशेष रूप से उभरते बाजारों को, जैसे इंडोनेशिया, भारत, ब्राज़ील, मैक्सिको, जो वैश्विक व्यवस्था में एक नए अभिकर्ता हैं। यह प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर समन्वित प्रयासों का समर्थन करने और वैश्विक लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा देखिए जो G20 है उसको जो UN है उसके साथ अपने रिश्ते जो है उनको मजबूत करना चाहिए, ताकि विकास को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन और इस संदर्भ में प्रासंगिक इसके सभी संबंध संस्थानों को पूर्ण नेतृत्व मिल सके। इसके अलावा जो उत्तर दक्षिण का जो असंतुलन है इसको दूर करने के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, अवसंरचना है, खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रयास को बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके अलावा कोविड-19 में जो वैश्विक महामारी के जारी प्रकोप के दौरान अर्थव्यवस्था की पुनः बहाली के लिए मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला। ठीक है, ये वाला वर्ड आपकी डिक्शनरी में होना ही चाहिए, क्योंकि अभी तक 3-4 टॉपिक पढ़ लिए, सब में ये आया है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, इसको निर्माण करना और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ाने के लिए G20 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उसके बाद जो 5वां टॉपिक है वो है SCO, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई सहयोग संगठन। तो इसकी हाल ही में जो इसकी बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता रशिया ने करी है। ठीक है, तो यह वर्चुअल तरीके से आयोजित SCO शिखर सम्मेलन है। भारत ने 2021 में SCO की जो 20वीं वर्षगांठ है उसको SCO संस्कृति वर्ष के रूप में मनाने का पूर्ण समर्थन किया है। ठीक है, SCO संस्कृति वर्ष। भारत ने घोषणा की है कि 2021 में भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय होगा
वो एससीओ देशों की बौद्ध विरासत पर एक प्रदर्शनी जो है उसका आयोजन करेगा। भारत ने नवाचार और स्टार्टअप पर विशेष कार्य समूहों और एससीओ के भीतर पारंपरिक चिकित्सा और एक उप समूह की स्थापना करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उसके अलावा अगर एससीओ के बारे में पढ़ें तो ये क्या है, एक जो स्थायी अंतर सरकारी राजनीतिक आर्थिक सैन्य संगठन, ठीक है, ये याद रखिएगा, एससीओ है सैन्य संगठन भी है। इसकी स्थापना 2021 में शंघाई में की गई थी, 2001 में 2001 में की गई थी शंघाई में। क्षेत्रीय विकास और सुरक्षा संबंधी मुद्दे होते हैं इसके मुख्य केंद्रीय विषय है। क्षेत्रीय का विकास करना और सुरक्षा संबंधी मुद्दे जैसे कि आतंकवाद, निर्जातीय अलगाववाद, धार्मिक चरमपंथ। वर्तमान में जो रूसी और जो मंदारिन है एससीओ की आधिकारिक और कामकाजी भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। जो रशियन लैंग्वेज है और मंदारिन जो है चाइना की एक लैंग्वेज है। अगर आप जैसे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो मंदारिन ही बोली जाती है, ठीक है। गूगल पे सर्च करेंगे तो उससे पता चल जाएगा। सीएसओ की कार्यप्रणाली शंघाई भावना पर आधारित है, ठीक है। यह परस्पर शंघाई भावना मतलब शंघाई स्पिरिट, ये है क्या, यह परस्पर विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता, परामर्श, एक दूसरे सांस्कृतिक विधिवत के प्रति सम्मान और साझा विकास को बढ़ाने में संबंधित है, इससे संबंधित है मतलब ये, ठीक है। ये इसकी शंघाई भावना ये कंप्लीट है डेफिनेशन इसकी। उसके बाद अगर इसकी वर्किंग स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय प्रमुखों की परिषद और दूसरी क्या है, सरकार के प्रमुखों की परिषद, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल, हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल, ठीक है। एचजीसी और एचएससी। जो एचएससी है ये क्या है, एससीओ में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है ये, ठीक है, एचएससी। और एचजीसी क्या है, ये दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च निकाय है जो समूह के व्यापार आर्थिक एजेंडा के प्रबंधन के साथ साथ इसके जो वार्षिक बजट होगा ना उसका अनुमोदन भी करता है। इसके दो निकाय हैं, एक तो सचिवालय, दूसरा क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, ठीक है। तो सचिवालय क्या करता है, यह एससीओ की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है, सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक, कानूनी, संगठनात्मक एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करता है, ठीक है। और जो हमारा क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना है यह है क्षेत्रीय आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, इनसे निपटने के लिए कार्य करता है। अगर इसके मेंबर की बात करें तो रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, ठीक है। ये एंड के तीनों हमारे राइवल है, मतलब दोनों ही पाकिस्तान, ठीक है। तो उसके अलावा अगर एससीओ व्यापार परिषद और एससीओ इंटर बैंक कंसोर्टियम, मतलब जितने भी हमारे वित्त के जो काम होते हैं ना वो ये करते हैं इंटर बैंक कंसोर्टियम। इसके अंदर इसमें क्रम से आर्थिक सहयोग व बैंकिंग सेवाओं के विस्तार हेतु सदस्य देशों के मध्य सहयोगात्मक संबंधों को बढ़ाने हेतु कार्यरत है, ठीक है। उसके बाद वैश्विक प्रभाव अगर हम इसका देखें तो एससीओ विश्व की जनसंख्या में लगभग 42%, वैश्विक जीडीपी में 20% इसका प्रतिनिधित्व करता है। इसके 4 सदस्य हैं, भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान। परमाणु शक्ति संपन्न देश है। 2 सदस्य जो है रूस और चीन, जो यूएनएससी है उसके स्थायी परमानेंट मेंबर भी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। अगर हम एससीओ की बात करें तो ये क्या है, हमारा जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका काउंटरवेट मतलब इसका प्रतिसंतुलक भी इसे माना जाता है। दोनों संगठनों के एशिया और खाड़ी क्षेत्र में अपने अपने भू राजनीतिक क्षेत्र है। और अगर एरिया वाइज बात करें तो एससीओ का प्रभाव परिणाम नाटो की तुलना में अधिक है, परिमाण नाटो की तुलना में इसका अधिक है। भूखंड की बात करें तो संबंधित तथ्य की अगर बात करें तो जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने एससीओ की सरकार के प्रमुखों की परिषद जो काउंसिल ऑफ CHG होती है जो उसकी 19वीं बैठक की अध्यक्षता की थी, ठीक है। 2017 में एससीओ पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने पर यह पहली बार है जब भारत की अध्यक्षता में शिखर स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसके निष्कर्ष क्या थे, जो भारत ने एससीओ के सदस्य देशों से आतंकवाद को समर्थन देने वाले सुरक्षित ठिकानों, बुनियादी ढांचे और वित्तीय नेटवर्कों को व्यापक रूप से समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कानून लागू करने का आह्वान किया, ठीक है। इंडिया मैक्सिमम जो भी उसके प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आतंकवाद को सबसे ज़्यादा मतलब वो कर रहा है, कम करने के लिए आह्वान कर रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। एससीओ सदस्यों ने विश्व व्यापार संगठन में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें इसके प्रमुख कार्य जैसे कि वार्ता प्रणाली, निगरानी,
विवाद समाधान, इसमें सुधार करना शामिल है। उसके अलावा भारत ने जो चीन की बेल्ट एंड रोड जो परियोजना है उसको समर्थन प्रदान करने से मना कर दिया। ठीक है, BRI को जो इंडिया ने मना कर दिया, जिसे अन्य सभी देशों का समर्थन प्राप्त है। 2021 से 25 के बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना को अनुमोदित इसमें किया गया है। ठीक है, अगर भारत के लिए SCO की प्रासंगिकता देखें तो जो क्षेत्रीय आतंकवाद है उसको नियंत्रित करने में इसका हम यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि SCO की रक्षा केंद्रित संरचना और जो रैट्स क्या है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसका हेडक्वार्टर उज्बेकिस्तान में है, उसकी गतिविधियों ने क्षेत्रीय आतंकवाद को रोकने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। उसके अलावा अफगानिस्तान की राजनीतिक गतिशीलता में भागीदारी भी है। यह संभावना प्रकट हो रही है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी और जो नाटो सैन्य थी उनकी वापसी के बाद से SCO अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आरंभ करेगा। ठीक है, SCO अफगानिस्तान संपर्क समूह, जिसे वर्ष 2009 में निलंबित कर दिया गया था, उसने वर्ष 2017 में पुनः कार्य करना आरंभ कर दिया है। इस प्रकार SCO अफगानिस्तान की राजनीतिक गतिशीलता में सम्मिलित होने के लिए भारत को एक मंच प्रदान कर सकता है। अगर राजनीतिक की बात करें तो SCO ने SCO का जो वार्षिक सम्मेलन होता है उसके दौरान भारत के जो क्षेत्रीय देश है उसके द्विपक्षीय संबंधों को नए तरीके से आरंभ करने का अवसर प्राप्त होता है। यह मंच भारत को जो यूरेशियन क्षेत्र है उसके मामलों में अधिक भागीदारी करने का अवसर भी प्रदान करेगा। भारत मध्य एशिया में पाकिस्तान के प्रभाव को कम कर सकता है। SCO राजनीतिक रूप से कमजोर मध्य एशिया क्षेत्र की गतिशीलता को आकार प्रदान करने में भी भारत को एक प्रमुख हितधारक बनाता है। ज्ञातव्य है कि इस क्षेत्र में आतंकवाद व जो मादक द्रव्य तस्करी होती है उसका अत्यधिक प्रसार है। अगर इकोनॉमिकली बात करें तो मध्य एशिया क्षेत्र लौह अयस्क, कोयला, तेल, गैस, स्वर्ण, सीसा, जस्ता, मोलिब्डेनम, यूरेनियम आदि में समृद्ध क्षेत्र है। ठीक है, मध्य एशिया जो निवेश के लिए अत्यधिक अवसर प्रदान करता है। SCO में भारत की आर्थिक कूटनीति रूस, चीन, पाकिस्तान पर कम व मध्य एशिया क्षेत्र पर अधिक केंद्रित है। ठीक है, उसके अलावा संपर्क की बात करें तो भारत की लंबित ऊर्जा परियोजना जैसे कि जो तापी है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, TAPI की फुल फॉर्म है, पाकिस्तान, इंडिया, इस पाइपलाइन का IPI जो ईरान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन है, और CAS है जो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, 1000 विद्युत परियोजनाएं जो पाकिस्तान के कारण रुकी पड़ी है, उन्हें SCO के माध्यम से आवश्यक प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके सामने चुनौतियाँ क्या है? सबसे पहले चीन का प्रभुत्व। SCO चीन के प्रभुत्व वाला संगठन है। चीन को छोड़कर सभी देशों ने BRI का समर्थन किया है। BRI भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि जो CPEC है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है, पूर्णतः भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। चीन पाकिस्तान का समर्थन कर इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को सीमित या संतुलित करने का प्रयास कर सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का नियंत्रण। चीन सदैव भारत में हुई आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान की जो संलिप्तता है उसकी उपेक्षा करता है, मतलब मानता नहीं है कि इसमें पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। इस कारण पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को नियंत्रित करने में SCO बहुत प्रभावी सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, चाइना की वजह से। और उसके बाद अलावा विश्वास की जो है कमी है। ठीक है, इसमें जो है विश्वास की कमी है क्या? SCO में जो चीन पाकिस्तान की दूरी है उसके कारण भारत के सामने आने वाली कठिनाइयों में रूस और चीन की बढ़ती निकटता और अधिक वृद्धि करती है। अन्य सदस्य देशों का भी पाकिस्तान के प्रति काफ़ी झुकाव है। इसे संगठन में भारत के अलग थलग पड़ने का खतरा है। अगला पॉइंट, मध्य एशिया और इसके बाहर संपर्क का भी अभाव है। वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या पड़ता है? POK पड़ जाता है ना। तो मध्य प्रत्यक्ष भूमि संपर्क और पाकिस्तान के बाहर से सीधे भूमि संपर्क के रणनीतिक रूप से न होने के कारण मध्य एशिया व यूरेशिया के साथ संपर्क में एक बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। मतलब यहाँ पे क्या पड़ जाता है? POK पड़ जाता है, जो इंडिया का पार्ट है जहाँ से पाकिस्तान कनेक्टेड है, और इधर पाकिस्तान हो ही गया। ठीक है, इधर अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान और इधर चाइना। तो उसके पास मतलब इंडिया के पास कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिससे वो मध्य एशिया में जा सके। ठीक है, इसकी वजह से उसकी कनेक्टिविटी नहीं है डायरेक्ट, तो एक बड़ी बाधा इससे उत्पन्न हो जाती है। मध्य एशिया के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार चीन के 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में केवल 2 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर है। इसके लिए आगे की राह क्या है भारत की? चीन के प्रभुत्व के विरुद्ध स्वतंत्र पक्ष बनाए रखना। जो BRI पर भारत ने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कर दिया, उसके संपर्क परियोजना को
संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का अवश्य सम्मान करना चाहिए। उसके अलावा एससीओ में भारत के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए जो भारत रशिया जो कूटनीतिक संबंध है और मध्य एशिया क्षेत्र के साथ भारत के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संपर्क है, उसका लाभ उठाया जा सकता है। संपर्क परियोजना को पुनर्जीवित करना, चाबहार बंदरगाह जैसे है और आशकाबाद समझौता, उसके जो प्रवर्तन है मतलब एनफोर्स करना, उसको यूरेशिया में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण जो परिवहन गलियारा है INSTC, इसके परिचालन पर विशिष्ट ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। यह मध्य एशिया में आर्थिक जुड़ाव को बढ़ाने का प्रशस्त मार्ग करेगा, जिसके प्रतिफल में भारत का इस क्षेत्र के साथ संबंध अपरिहार्य हो जाएगा। उसके अलावा पाकिस्तान को रचनात्मक रूप से जोड़ना। हाल ही में रूस ने भारत के अनुरोध पर पाकिस्तान के साथ सशस्त्र संबंध स्थापित नहीं करने का निर्णय लिया है। भारत को एससीओ में अपने पक्ष में समर्थन जुटाना चाहिए कि पड़ोसी देश तक विस्तृत इसकी संपर्क परियोजना में पाकिस्तान द्वारा कोई अवरोध उत्पन्न ना किया जाए। उसके अलावा एक रचनात्मक भूमिका निभाना। भारत मध्य एशिया में युवाओं को कट्टरवाद से दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत को संस्कृति, व्यंजन, शिक्षा आदि के क्षेत्र में अपनी सॉफ्ट पावर जो है उसका लाभ उठाना चाहिए, ताकि वह अपनी संलग्नता के स्तरों में वृद्धि कर सके। इससे भारत की एससीओ में स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी। ठीक है, तो फिलहाल बस अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बाकी 5 कवर कर लेंगे। अभी 5 बाकी कवर हो चुके हैं। ठीक है, बस इतना ही अभी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and if you like my video, please subscribe my channel and like the video. Okay, have a good day.